बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कई दफ़ा एक बात बता चुका हूं कि ये जो न्यूक्लियर कंट्रीज होती है ना, इनकी कोशिश ये होती है कि ये अपना एक न्यूक्लियर ट्राइएड जो है उसको कंप्लीट रखें। न्यूक्लियर ट्राइएड से आप वाकिफ हैं कि आपके पास लैंड बेस्ड मिसाइल होने चाहिए जो कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर कर सकें। आपके पास एक सी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जैसा कि सबमरीन वगैरह, जो कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुश्मन तक डिलीवर कर सकें। फिर आपकी एयरफोर्स के पास ऐसे मीन्स होने चाहिए, ऐसे जहाज होने चाहिए जिनके जरिए से आपकी एयरफोर्स जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सके। अब न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक छोटे से जहाज F-35 के ऊपर भी रख के आप फेंक सकते हैं। मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि जर्मनी जो है वो F-35 जहाज ले ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके ऊपर कुछ नेटो ऑब्लिगेशंस हैं और उन ऑब्लिगेशंस के मुताबिक अगर कल को उसकी जंग हो जाती है रशिया के साथ, नेटो को इस जंग के अंदर कूदना पड़ जाता है और नेटो कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि नेटो ने अब जो है वो रशिया के ऊपर कोई एटम बॉम्ब वगैरह फेंकना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी के ऊपर भी आती है और जर्मनी जो है उसके लिए अब F-35 जहाज परचेज कर रहा है। लेकिन अमेरिका और रशिया जो है, जो कि दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इनके पास पहले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हुआ करते थे, आज भी हैं। B-52 बॉम्बर है, रशिया के पास Tu-95 है, Tu-160 है, Tu-22M है। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर के साथ B-1 बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर है। अब अमेरिका ने अपना B-21 रेडर बॉम्बर जो है उसको भी दुनिया के सामने रिलीज कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों ममालिक के ये जो बॉम्बर फोर्सेस थी ना, इनके जो टॉप बॉम्बर्स थे, मसलन अमेरिका का इस वक्त जो टॉप बॉम्बर है वो तो B-2 है, B-21 तो अभी बना है और उसको अभी जो है वो बनते बनते टाइम भी लगेगा। उसकी अभी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। एक जहाज उन्होंने बना लिया हुआ है, 6 जहाज जो है वो इस वक्त पाइपलाइन के अंदर है, उनको अमेरिकन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है उनके ऊपर बड़ी टेस्टिंग होनी है। इस वक्त जो एक्टिव ड्यूटी के अंदर अमेरिका के पास बॉम्बर्स है ना, उनमें जो टॉप बॉम्बर है वो B-2 है। सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रशिया जो था उसने भी एक प्लान बनाया हुआ था 5th जनरेशन का, ऐसा एक बॉम्बर तैयार करने का जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रखता हो। लेकिन फिर रशिया के पास पैसे नहीं थे, उसने जो है ये अपने एडवांस वेपनरी के ये जो प्रोजेक्ट्स है उनको खत्म कर दिया। और ये जो उनका एक प्रोजेक्ट था पाक DA वाला, जिसके अंदर वो एक एडवांस 5th जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहे थे, उसको अभी तक उन्होंने जो है वो तर्क किया हुआ है। उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे। लेकिन अमेरिका के पास पैसे थे, अमेरिका ने B-2 को तैयार किया। अब अमेरिका का एक रिसेंटली जो है B-21 रेडर बॉम्बर भी हमारे सामने आ गया। तो इस वक्त रशिया का जो बेस्ट बॉम्बर है ना वो है Tu-160। अब ये जो दोनों टॉप बॉम्बर्स है ना इन दोनों बड़े ममालिक के, ये पिछले दिनों इनएक्टिव रहे हैं। इनएक्टिव क्यों रहे हैं? अमेरिका की कहानी क्या थी कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है वो क्यों इनएक्टिव रहा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने ये जो B-2 बॉम्बर था ये बहुत कम नंबर के अंदर तैयार किया था। इनिशियली इनका ये प्लान था, अमेरिकन का प्लान था कि 120 B-2 बॉम्बर जो है ना वो तैयार करेंगे। लेकिन फिर अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो है जहाज इतना अच्छा नहीं है या हमारे जो है वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर फिट नहीं आता, इस वजह से हम इस जहाज के 120 नंबर जो है वो नहीं तैयार करेंगे, बल्कि इस जहाज को हम सिर्फ 20 के नंबर के अंदर तैयार करके तो इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। अमेरिका ने बिल्कुल ऐसे ही किया, सिर्फ 20 के नंबर में ये B-2 जहाज जो है वो तैयार किए गए और बाकी 100 जहाज जो है उनका प्लान स्क्रैप कर दिया। अब ये जो B-2 जहाज है ना, जो इस वक्त अमेरिका के टॉप स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, टॉप के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो वाइटमैन एयरफोर्स बेस के ऊपर उन्होंने प्लेस किए हुए हैं। इन B-2 बॉम्बर्स को रखने के लिए अमेरिका ने खास किस्म के हैंगर्स जो है ना वो तैयार किए हुए हैं, जहां पे इन स्टेल्थ बॉम्बर्स को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि इन स्टेल्थ बॉम्बर की जो स्टेल्थ कोटिंग है ना वो खराब नहीं होती। तो इस वजह से कॉस्ट को डाउन रखने के लिए अमेरिका ने ये जो B-2 बॉम्बर्स है ना इनको सिर्फ एक एयरफोर्स बेस के ऊपर रखा हुआ है। ऑपरेशनली जब जरूरत पड़ती है तो फिर इनको जो है वो दुनिया में कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एक ही एयरफोर्स बेस के ऊपर रहते हैं और वो है वाइटमैन एयरफोर्स बेस। अब पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि एक B-2 जहाज का रनवे के ऊपर ना एक्सीडेंट हो गया, उसको आग लग गई और वो रनवे के अंदर ही जो है ना वो आप कह लें कि तबाह हो गया। और उस एक B-2 जहाज के रनवे पे तबाह होने की वजह से पूरे के पूरे जितने भी ये B-2 बॉम्बर्स है ना अमेरिका के, वो उस एयरफोर्स बेस से फ्लाई नहीं कर सकते थे। इट मींस कि कुछ दिनों के लिए अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स थे ना वो इनएक्टिव हो गए। ऑपरेशनल थे वो, लेकिन क्योंकि रनवे ही नहीं काम कर रहा था, रनवे के ऊपर उनका एक ऐसा जहाज जो था वो तबाह हो गया हुआ था और उसका मलबे को हटाने के लिए उनको काफी दिन लग गए। कई दिन तक अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स थे ना वो इनएक्टिव रहे। अब आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो इनएक्टिव हो जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो बड़ी कंसर्न वाली बात है। रीजन क्या है कि आपका जो ट्राइएड है ना, जिसके अंदर आपके बॉम्बर्स जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स लेके जाते हैं, उनमें से आपका जो टॉप का जो बॉम्बर है वो जितने दिन वो मलबा उस B-2 का वहां पे पड़ा रहा वो सारे के सारे इनएक्टिव हो गए।
ٹھیک ہے امریکہ کے پاس B-52 بامبرز بھی ہیں, امریکہ کے پاس جو ہے وہ B-1 بامبرز بھی ہیں, لیکن امریکن ایئر فورس کو ایک دفعہ تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے تھے کہ ان کا جو ٹاپ کا بامبر ہے وہی ان ایکٹیو ہو گیا اور سارے کا سارا فلیٹ جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو گیا. دوسری طرف رشیا کے ساتھ کیا ہوا, رشیا کی زیادہ تر آبادی جو ہے نا وہ رشیا کے ویسٹ کے اندر ہے, تو یہ جو ایئر فورس بیس ہے نا یہ ساؤتھ ویسٹ کے اندر ہے, اور یہ ایئر فورس بیس جو ہے نا یہ یوکرین کے نزدیک آپ کہہ لیں کہ ہے. تو اس ایئر فورس بیس کے اوپر یوکرین نے اپنے ڈرونز کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے نا اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس کی میں نے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سے 3 رشین بامبرز اس بیس کے اوپر جو کھڑے ہوئے تھے ان کو نقصان پہنچا اور وہ وہاں پہ تباہ ہو گئے. اس ایئر فورس بیس کے اوپر جو کہ رشیا کے ٹاپ بامبرز کو ہاؤس کرتی ہے, Tu-160 کو ہاؤس کرتی ہے, رشیا کے دوسرے جو بامبرز ہیں جن کے اندر Tu-95 ہیں, Tu-22M ہیں, وہ بامبرز کئی دنوں تک جو ہے وہ اس ایئر فورس بیس سے فلائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, رشیا کے پاس دوسری بھی ایئر فورس بیسز ہیں, لیکن یہ رشیا کی ایک ٹاپ کی ایئر فورس بیس ہے جو کہ رشیا جو ہے وہ نیٹو کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو رشیا کا جو نیوکلیئر ٹرائیڈ تھا وہ بھی کئی دن کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہینڈی کیپ رہا. تو ان دونوں واقعے کے دوران ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو دونوں ایئر فورسز ہیں, دنیا کی بڑی بڑی ایئر فورسز ہیں, یہ ایسے ایسے جہاز یہ آپریٹ کرتی ہیں کہ جو دنیا کا اور کوئی ملک آپریٹ نہیں کرتا. نہ کوئی B-2 بامبر جیسا جہاز کوئی اور دنیا کا ملک آپریٹ کرتا ہے, نہ ہی کوئی اور دنیا کا ملک جو ہے وہ یہ T-160 جیسے بامبرز کو جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. Tu-160 بامبر جو ہے وہ دنیا کا بیسٹ بامبر سمجھا جاتا ہے, میک 2 کے اوپر جو ہے وہ فلائی کر سکتا ہے. اس کا انجن جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی جہاز کے اندر لگنے والا سب سے بڑا انجن سمجھا جاتا ہے. تو اتنے زبردست بامبرز جو ہیں وہ 2 بیسز کے کرپل ہو جانے کی وجہ سے ان ایکٹیو ہو گئے. ان دونوں ممالک کے لیے بہت بڑی بات تھی, ان دونوں ممالک کی جو اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کے لیے ایک بہت کنسرن والی بات تھی. خیر ان دونوں ممالک نے ان واقعات سے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پچھلے دنوں کے اندر یہ انفارمیشن جو ہے وہ کافی زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر وائرل رہی. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.